आज हम गांधी जी के आंदोलनों को ऐसे याद करेंगे जैसे अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे याद रखते हो। और अगर कोई सिंगल है तो टेंशन मत लो। तो क्या करें? आज गांधी जी की डेट्स ही आपकी वैलेंटाइन बनेंगी। चलिए बाबू सोना को 15 मिनट के लिए साइड में रखते हैं और शुरू करते हैं बापू का असली जलवा। चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 1915 में, जब मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। एक सफल सत्याग्रह के बाद। हाँ, लेकिन यहाँ आते ही उन्होंने सीधे राजनीति में छलांग नहीं लगाई। नहीं, उन्होंने पहले देश को समझा। एग्जैक्टली। अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर उन्होंने पूरा 1 साल भारत का भ्रमण किया, ताकि वो देश की जमीनी हकीकत को समझ सके। और इसी समझ ने उनके शुरुआती आंदोलनों की नींव रखी। वो बड़े राष्ट्रव्यापी मुद्दों से शुरू नहीं हुए। नहीं, उन्होंने उन जगहों को चुना जहाँ समस्याएं बिल्कुल साफ थी और लोग संघर्ष के लिए तैयार भी थे। और उनके इन शुरुआती 3 बड़े आंदोलनों को याद रखने का एक बहुत ही मशहूर तरीका है। क्या है वो? केक ट्रिक। CAKE। अच्छा, केक। हाँ। C से चंपारण, हाँ। A से अहमदाबाद, हाँ। और K से खेड़ा। और E साइलेंट है, बस ट्रिक पूरी करने के लिए। तो चलिए इस केक का पहला टुकड़ा काटते हैं। C यानी चंपारण, 1917। बिहार का चंपारण। हाँ, बिहार के चंपारण में अंग्रेज बागान मालिक किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे, जिसे 3 कठिया पद्धति कहते थे। बिल्कुल। अब इसे याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। बताइए। गांधी जी 15 में आए, 2 साल देश को समझा और 17 में किसानों के हक के लिए लड़कर चैंप बन गए। अच्छा, चैंप से चंपारण। हाँ, तो चैंप से बना चैंप और साल था 1917। और यहाँ चैंप बनना सिर्फ एक प्रतीकात्मक बात नहीं है जी। चंपारण में गांधी जी ने जो किया वो भारत के लिए बिल्कुल नया था। मतलब ये सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था। उन्होंने वहां जाकर हजारों किसानों के बयान दर्ज किए, पूरे मामले का दस्तावेजीकरण किया। अच्छा, पूरी इन्वेस्टिगेशन की तरह। हाँ, एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। उन्होंने समस्या को नैतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर चुनौती दी। और यहीं पर भारत ने पहली बार सत्याग्रह की ताकत को देखा। बिल्कुल, सत्य के लिए आग्रह। ये कोई निष्क्रिय प्रतिरोध नहीं था, बल्कि अन्याय के खिलाफ सच पर डटे रहने का एक सक्रिय, एक एक्टिव तरीका था। मतलब ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं, बल्कि एक तरह की पूरी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट थी जिसने ब्रिटिश हुकूमत को झुकने पर मजबूर कर दिया। सही कहा। अब आते हैं CA के अगले 2 हिस्सों पर, A और K। अहमदाबाद और खेड़ा। हाँ, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह, और ये दोनों 1918 में हुए। एक ही साल में। हाँ। अहमदाबाद का मामला तो और भी दिलचस्प था। यहाँ लड़ाई अंग्रेजों से नहीं बल्कि भारतीय मिल मालिकों से थी। मुद्दा क्या था? मुद्दा था प्लेग बोनस को लेकर, और यहीं पर गांधी जी ने पहली बार भारत में भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया। एक हथियार के तौर पर। और ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक गांधी की रणनीति का एक और अहम पहलू दिखाती है। वो क्या? ये साबित करता है कि उनका सत्याग्रह सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ एक राजनीतिक औजार नहीं था। अच्छा। बल्कि वो न्याय की स्थापना के लिए एक सार्वभौमिक सिद्धांत था। वो अपने ही समुदाय के 2 गुटों के बीच मध्यस्थता कर रहे थे, मजदूर और मिल मालिक। और उनमें से एक तो उनके करीबी दोस्त भी थे। एग्जैक्टली। उन्होंने दिखाया कि ये तरीका विरोधी को हराने का नहीं, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके एक सही समाधान तक पहुंचने का है। और अहमदाबाद के ठीक बाद वो खेड़ा गुजरात पहुंचे। हाँ, वहाँ फसल खराब होने के बावजूद सरकार किसानों से लगान वसूल रही थी। तो एक ही साल 1918 में 2 बड़े संघर्ष। चंपारण ने गांधी को किसानों का नेता बनाया, तो अहमदाबाद ने मजदूरों का। बिल्कुल। इन छोटे छोटे केक आंदोलनों ने गांधी को पूरे देश के सामने एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित कर दिया जो जमीनी मुद्दों को समझता था और उनके लिए लड़ना भी जानता था। सही कहा। 1915 से 1918 तक का ये दौर एक तरह से गांधी की प्रयोगशाला था। एक लैब की तरह। हाँ, उन्होंने अपने तरीकों का परीक्षण किया, अपनी रणनीति को सुधारा और देश की नब्ज को समझा। लेकिन अब क्या? अब वो एक ऐसी राष्ट्रीय त्रासदी का सामना करने वाले थे जो उन्हें इस प्रयोगशाला से निकालकर सीधे राष्ट्रीय संग्राम के केंद्र में फेंकने वाली थी। बिल्कुल। 1919 का साल, जिसे हम आंसुओं का साल कह सकते हैं। इस साल ब्रिटिश सरकार एक बहुत ही दमनकारी कानून लेकर आई, रॉलेट एक्ट। काला कानून। हाँ, काला कानून कहा गया क्योंकि इसमें ना दलील, ना वकील, ना अपील का सिद्धांत था। मतलब किसी को भी सिर्फ शक के आधार पर बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती थी सरकार। इसे याद रखने की ट्रिक है कि इस कानून ने पूरे देश को रोने रोने पर मजबूर कर दिया। रो। तो रॉलेट से बना रो, जो सुनने में 1919 जैसा लगता है। ये ट्रिक अच्छी है, पर इस कानून के पीछे का जो कॉन्टेक्स्ट है उसे समझना बहुत जरूरी है। बताइए। पहला विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। भारतीयों ने युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य का भरपूर साथ दिया था। हाँ, इस उम्मीद में कि कुछ अधिकार मिलेंगे। बिल्कुल, उन्हें उम्मीद थी कि स्वशासन मिलेगा, लेकिन मिला क्या? रोलेट एक्ट। हाँ, ये एक बहुत बड़ा विश्वासघात था। अंग्रेजों को डर था कि युद्ध के बाद क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ेंगी और वो किसी भी विद्रोह को शुरू होने से पहले ही कुचल देना चाहते थे। और इसी काले कानून के विरोध ने उस भयानक घटना की जमीन तैयार की, जलियांवाला बाग। हाँ,
जिसे हम जलियांवाला बाग नरसंहार के नाम से जानते हैं। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों निहत्थे लोग एक शांतिपूर्ण सभा के लिए इकट्ठा हुए थे जब जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के उन पर गोलियां चलवा दी। एक भीषण नरसंहार था वो। सैकड़ों लोग मारे गए। इस एक घटना में स्वतंत्रता संग्राम की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। इसने ब्रिटिश राज के न्याय प्रिय होने के भ्रम को पूरी तरह से तोड़ दिया। जो लोग अब तक ब्रिटिश शासन में सुधार की उम्मीद कर रहे थे, उनका भी मोह भंग हो गया और पूरे देश में गुस्से की एक लहर दौड़ गई। हाँ, और इसी ने गांधी को अपना पहला अखिल भारतीय आंदोलन शुरू करने के लिए प्रेरित किया। और यहीं से गांधी एक राष्ट्रीय संयोजक के रूप में उभरते हैं। 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। हाँ, इसका मूल विचार बहुत सरल और शक्तिशाली था। क्या? कि अंग्रेजी हुकूमत भारतीयों के सहयोग से ही चलती है। अगर हम भारतीय अपना सहयोग वापस ले लें तो ये राज ढह जाएगा। गांधी जी ने कहा, अब बस करो, और इस बस से हम साल याद रख सकते हैं। कैसे? बस सुनने में 20 जैसा लगता है। बस 20 यानी 1920। ये तो बहुत बढ़िया है। और ये एक क्रांतिकारी विचार था। इसमें सिर्फ राजनीतिक बहिष्कार नहीं था, बल्कि सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार भी शामिल था। हाँ, छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़े, वकीलों ने अदालतें छोड़ी, लोगों ने सरकारी उपाधियां लौटाई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। स्वदेशी का विचार घर घर पहुंच गया। इस आंदोलन ने पहली बार देश के आम आदमी को, किसान, मजदूर, महिलाएं, छात्र, सबको स्वतंत्रता संग्राम से सीधे तौर पर जोड़ा। आंदोलन पूरे जोश में था, लेकिन फिर 1922 में एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ रोक दिया। चौरी चौरा। हाँ, गोरखपुर के पास चौरी चौरे नाम की जगह पर आंदोलनकारियों की एक गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। हाँ, और इस हिंसा की खबर मिलते ही गांधी जी ने तुरंत असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस घटना की तारीख याद रखना सबसे आसान है। कैसे? 22 पुलिसकर्मी मारे गए और साल भी था 1922। अच्छा, 22 पुलिस, साल 22। एग्जैक्टली। लेकिन गांधी के इस फैसले पर आज भी बहुत बहस होती है। उस समय मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे कई बड़े नेता उनके इस फैसले से नाराज थे। उनका मानना था कि जब आंदोलन अपने चरम पर था तो उसे रोकना एक हिमालय जैसी भूल थी। तो क्या ये एक रणनीतिक भूल थी या इसके पीछे कोई गहरा नैतिक कारण था? यही इस घटना का सबसे अहम पहलू है। राजनीतिक गति के नजरिए से देखें तो शायद ये एक भूल लगती है, लेकिन गांधी के लिए साधन और साध्य अविभाज्य थे। मतलब? उनका मानना था कि अगर आजादी हिंसा के रास्ते से मिलेगी तो आजाद भारत भी एक हिंसक देश होगा। अच्छा। उनके लिए ये आंदोलन सिर्फ अंग्रेजों को भगाने का जरिया नहीं था, बल्कि भारतीयों को अहिंसा और सत्याग्रह के अनुशासन में प्रशिक्षित करने का एक तरीका भी था। और चौरी चौरा ने उन्हें दिखाया कि देश अभी तैयार नहीं है। बिल्कुल, उनके लिए ये एक नैतिक अनिवार्यता थी, भले ही राजनीतिक रूप से ये एक बड़ा झटका था। मतलब ये एक तरह का रीसेट बटन था। आंदोलन के बाद कुछ साल की खामोशी रही, लेकिन फिर गांधी एक ऐसे मास्टर स्ट्रोक के साथ लौटे जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। हम बात कर रहे हैं 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन और उसके सबसे मशहूर हिस्से दांडी मार्च की। नमक सत्याग्रह। हाँ, अंग्रेजों ने नमक जैसी रोजमर्रा की चीज पर टैक्स लगा दिया था। ये एक ऐसा मुद्दा था जो देश के हर गरीब अमीर को छूता था। और यही गांधी की रणनीतिक प्रतिभा दिखती है। नमक का चुनाव शानदार था। ये कोई जटिल राजनीतिक या आर्थिक मुद्दा नहीं था जिसे समझाने की जरूरत पड़े। सीधा, सरल और भावनात्मक रूप से शक्तिशाली प्रतीक था। बिल्कुल। नमक पर टैक्स लगाकर अंग्रेज सरकार एक अत्याचारी और लालची शासक के रूप में सामने आई। गांधी ने साबरमती से दांडी तक 240 मील की पैदल यात्रा की और पूरी दुनिया के मीडिया ने इसे कवर किया। हाँ, जब उन्होंने दांडी पहुंचकर एक मुट्ठी नमक उठाया तो वह सिर्फ एक कानून नहीं तोड़ रहे थे, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के नैतिक अधिकार को चुनौती दे रहे थे। और इस घटना के साल को याद रखने की ट्रिक भी इसी से जुड़ी है। वो क्या है? नमक पर टैक्स लगाना एक बहुत ही गंदा यानी डर्टी काम था। डर्टी? और डर्टी सुनने में 30 जैसा लगता है, तो डर्टी टैक्स ऑन सॉल्ट यानी 1930। हाँ, ये सही है। जब 1930 में नमक सत्याग्रह ने सरकार को हिला दिया तो उन्हें समझ आया कि गांधी को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगले ही साल 1931 में वायसरॉय इरविन ने गांधी जी को बातचीत के लिए बुलाया, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। हाँ, इसकी ट्रिक एक कहानी की तरह है। 30 में गांधी ने नमक का डंडा दिखाया तो 31 में इरविन ने कहा, आओ एक बात कर लेते हैं। मतलब 30 में एक साल जोड़ा। हाँ, 30 + 1 बन गया 31 यानी 1931। ये समझौता एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत थी। पहली बार ब्रिटिश सरकार ने एक भारतीय नेता के साथ बराबरी के स्तर पर बातचीत की और समझौता किया। हाँ, हालांकि भगत सिंह की फांसी ना रुकवाने के कारण इसकी बहुत आलोचना भी होती है।
होती है, लेकिन इसने कांग्रेस और गांधी को भारतीय राजनीति की सबसे प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। थी अंग्रेज भारत से युद्ध में सहयोग चाहते थे, लेकिन भारतीय नेता अब पूरी आजादी से कम पर राजी नहीं थे। मिशन जैसे प्रस्ताव भी विफल हो चुके थे। बिल्कुल। इसी पृष्ठभूमि में 1942 में गांधी ने अपना अंतिम और सबसे बड़ा आंदोलन छेड़ा, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। ये आंदोलन गांधी के पिछले आंदोलनों से बहुत अलग था। कैसे? इसमें कोई चरणबद्ध योजना नहीं थी, ये एक सीधा और अंतिम आह्वान था। गांधी ने करो या मरो का नारा दिया, डू और डाई। हाँ, इसका मतलब था या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। ये गांधी का अब तक का सबसे उग्र और स्पष्ट संदेश था। और इसके लिए कीवर्ड है बांध लो। मतलब गांधी ने अंग्रेजों से कहा, अब अपना बोरिया बिस्तर बांध लो और भारत छोड़ो। अच्छा, लेकिन ये दिलचस्प है कि अहिंसा के पुजारी ने करो या मरो जैसा नारा दिया। क्या ये इनकी विचारधारा में एक बदलाव था? इससे बदलाव से ज्यादा स्थिति की गंभीरता के अनुरूप एक तार्किक अगला कदम कहना बेहतर होगा। गांधी का करो या मरो का मतलब हिंसक कार्रवाई का आह्वान नहीं था। उनका मतलब था कि अब निष्क्रिय बैठने का समय नहीं है। ये अहिंसक प्रतिरोध का चरम रूप था, जहां परिणाम की परवाह किए बिना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। एग्जैक्टली। उन्होंने कहा था कि ये अहिंसक लड़ाई होगी, लेकिन ये अंतिम लड़ाई होगी। इसने पूरे देश में ऊर्जा का एक ऐसा संचार किया कि गांधी समेत सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बावजूद ये आंदोलन महीनों तक चलता रहा। इसने ब्रिटिश राज की नींव को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरे सफर को देखें तो ये सिर्फ तारीखों की एक लाइन नहीं है। 1917 में स्थानीय प्रयोग करने वाले गांधी 1922 में आंदोलन को अनुशासित करने की कोशिश करते हैं। 1930 में एक मास्टर रणनीतिकार के रूप में दुनिया को प्रभावित करते हैं। और 1942 में एक राष्ट्र को करो या मरो की अंतिम चुनौती देते हैं। ये एक व्यक्ति और एक देश के राजनीतिक रूप से परिपक्व होने की कहानी है। बिल्कुल। इन तारीखों को एक मोबाइल नंबर की तरह भी याद किया जा सकता है। हाँ, 17 में चैंप, 19 में रोरो, 20 में बस करो, 22 में पुलिस, 30 में डर्टी टैक्स और 42 में बांध लो। लेकिन इन कीवर्ड्स के पीछे की रणनीति, बहस और विकास को समझना ही असली डीप डाइव है। तो दोस्तों, ये थी गांधी जी की पूरी टाइमलाइन। उम्मीद है अब आपके दिमाग में डेट्स का लोचा खत्म हो गया होगा। लेकिन जाते जाते एक संवैधानिक चेतावनी सुन लो। अच्छा। अब आपको हिस्ट्री की इतनी डेट्स याद हो गई हैं तो कहीं मिक्स मत कर देना। मतलब? भगवान न करे अगर 14 फरवरी को आपकी गर्लफ्रेंड प्यार से पूछे, बेबी बताओ आज क्या है? हाँ। तो गलती से भी जोश में आकर मत बोल देना, आज तो 1922 है, आज हम पुलिस थाना जलाएंगे। हाँ। वरना भाई साहब रिश्ता तो जल ही जाएगा, आपकी वार्ड भी लग जाएगी। सही है। और हाँ, अगर कभी एनिवर्सरी की डेट भूल जाओ और गलती से मुंह से 1919 निकल गया तो क्या होगा? तो याद रखना, घर में तुरंत रॉलेट एक्ट लग जाएगा। ना दलील, ना वकील, ना अपील, सीधा बेलन चलेगा। अरे बाप रे। इसलिए बाबू सोना के चक्कर में कम पड़ो और गांधी जी का ये मोबाइल नंबर रट लो। क्योंकि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन अगर सरकारी नौकरी मिल गई तो भाई साहब रिश्तों की लाइन लग जाएगी। ये बात तो है। अगर वीडियो देखकर मजा आया और कुछ याद हुआ तो लाइक वाला बटन तोड़ दो अहिंसा से, और उन दोस्तों को शेयर करो जो अभी भी टेडी डे मना रहे हैं। उन्हें बोलो टेडी छोड़ो, दांडी मार्च की तैयारी करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।